इंटीजर कांस्टेंट बता रहे थे, ठीक। इंटीजर कांस्टेंट में ही हमने बताया था कि अगर हेक्साडेसिमल लिखना है, डेसिमल लिखना है, सॉरी अगर ऑक्टल लिखना है तो इसके पहले क्या लगाएंगे, ओ, और अगर हेक्साडेसिमल लिखना है तो ओ एक्स, ठीक। ये चाहे स्मॉल ओ एक्स करो या कैपिटल ओ एक्स। आई बात समझ। अब जैसे इसके अंदर पहला डालना डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट क्या हो जाएगा कि इसमें हम डेसिमल नंबर्स का ही यूज करेंगे। डेसिमल नंबर में आपके कहां से कहां तक आते हैं, 0 से 9 तक। इनको हम क्या कहते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम अगर है जिसकी बेस क्या होती है 10, इसके अंदर क्या हो सकता है, डिजिट आपके 0 से लेके कितने 9 तक 10 डिजिट होते हैं, टोटल कितने 10 सिंबल्स यूज होते हैं 0 से लेके 9 तक, जिसको हम कहते हैं डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। इसके जो भी कांस्टेंट बनेंगे वो आपके डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट कहलाएंगे। जैसे इसके अंदर हमने लिख दिया -23, एग्जाम्पल में लिख लेना -23, ये क्या है आपका एक डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। और हो जाएगा जैसे आपका प्लस, कॉमा लगा के प्लस सिंपल लिख देना 346, ये भी क्या है एक डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट, जिसमें कितने या तो 2, देखो जो भी इसमें सिंबल यूज हो रहे हैं वो 0 से 9 के बीच में ही यूज हो रहे हैं, या तो क्या है 2 3, ये भी किसके 0 और 9 के बीच में -23 है। हाँ -23, माइनस हो सकते हैं इंटीजर, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, ठीक। लेकिन वो क्या कहलाएंगे इंटीजर, चाहे माइनस में वैल्यू हो चाहे प्लस में। लेकिन जो डेसिमल इंटीजर है उसमें आपके डेसिमल वैल्यू ही होगी, ऐसा नहीं कि इसमें बीच में ए लिख दिया जाए, तो ये डेसिमल इंटीजर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा हेक्साडेसिमल। अब जैसे इस तरीके से लिख दिया जाए 0, 3 4 6, आप 0 के पहले, ठीक, इसके पहले 3 4 6 तो लिख सकते हैं, ये वैलिड है। लेकिन अगर आपने इस तरीके से लिख दिया 3 4, 4 6, तो ये इनवैलिड हो जाएगा। अभी बात समझिए, अगर सिर्फ 0 के पहले लिखा है तब तो वैलिड रहेगा, लेकिन अगर 3 4 या कोई किसी नंबर के बाद में कॉमा लग रहा है बीच में, तो ये क्या हो जाएगा एक इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड डेसिमल। इसलिए ये सारे लिख देना वैलिड, ये आपके सारे वैलिड हो जाएंगे, और ये आपके इनवैलिड। इनवैलिड में जैसे बीच में कॉमा लगा है, या फिर इस तरीके से लिखा है 3 4 फिर स्पेस दिया है 4 6, ये भी क्या है आपका इनवैलिड, बीच में आप स्पेस भी नहीं दे सकते हो। और जैसे लिखा है मान लो कोई आप इसके अंदर कोई डिजिट लिखी है इस तरीके से 3 4 3A4, ये भी क्या है इनवैलिड। क्या ये डेसिमल की रेंज में आता है ए नहीं, तो ये क्या हो जाएगा इनवैलिड। हो गया। कर दे। अगला लिखना ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट। इसमें क्या होता है कि हमारे जो डिजिट यूज होंगे वो किसके किसके बीच में यूज होंगे, 0 से 7 के बीच, ठीक। 0 से 7 के बीच अलावा हम कोई डिजिट यूज नहीं कर सकते। जैसे क्या 8 यूज करेंगे उसमें नहीं, 9 नहीं। लेकिन इसको क्या करेंगे कि जब भी हम स्टार्टिंग करेंगे तो इसके पहले लिख देना स्टार्ट्स विद 0, स्टार्ट्स ऑलवेज विद 0,
जैसे एग्जांपल में लिख लेना 0 3 4 6। ये वैलिड है कि इनवैलिड है? क्या वैलिड? 0 3 4 6 ये क्या है? एक वैलिड ऑक्टल नंबर है, लिख लेना। ये आपका वैलिड हो गया। अच्छा सिर्फ अगर ऐसे लिखा है 4 6 5 इनवैलिड। ये क्या हो जाएगा? इनवैलिड। क्यों? क्योंकि ये 0 से नहीं स्टार्ट है। ठीक, ऑक्टल नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। ये क्या हो जाएगा? इनवैलिड। ऑक्टल नंबर पे ये इनवैलिड इंटीजर हो जाएगा। और जैसे अगर लिखा है इस तरीके से 3 4 8 क्या ये वैलिड है? क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ गया? 8 आ गया। एक तो 0 से स्टार्ट नहीं, एक तो 0 से स्टार्ट नहीं, मान लो 0 से स्टार्ट भी कर दिया, अब क्या 8 आ इसमें गया। 8 आ गया। 8 ऑक्टल नंबर में नहीं हो सकता है। ठीक, एक और लिख लेना इनवैलिड में 0.135। पॉइंट भी जो ये पॉइंट है ये भी इसमें नहीं यूज हो सकता है ऑक्टल में। कर लिया? हाँ, कुछ भी नंबर ले सकते हो, लेकिन अगर पॉइंट लगा है बीच में सिंबल तो वो क्या हो जाएगा? इनवैलिड। ये वाला क्या है? वैलिड। इसके बाद में लिखना हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट। ठीक, इसमें कहां से कहां तक होगा? 0 से लेके 9 तक तो होगा ही होगा। उसके बाद में अगर आपका हेक्साडेसिमल नंबर है तो 0 to 9 तो वही रहता है। इसके बाद में अगर 10 रिप्रेजेंट करना है तो 10 के लिए क्या लिखेंगे? ए, कैपिटल ए। 11 के लिए बी। इसी तरीके से कहां तक? 15 तक। और 15 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? कैपिटल एफ से। तो 0 to 9 तो रहेगा। उसके बाद में कहां तक? इस कैपिटल ए से एफ तक ये भी रहेगा। ठीक, बेस कितनी होगी इसकी? 16। अब जैसे इसके एग्जांपल दिए जा रहे हैं। ठीक, अब इसमें जो मैंने बताया था कि ओ एफ लिखा जाता है, ओ एफ नहीं 0F 0X ही है। ठीक, उसको ओ ना कर लेना, 0 ही कर लेना। जैसे इसके अगर आपके हेक्साडेसिमल नंबर हैं वो स्टार्ट हमेशा किससे होंगे? 0X से। ये 0X चाहे स्मॉल में हो और चाहे 0 क्या हो? कैपिटल X। ये नंबर हमेशा इससे स्टार्ट होंगे। अगर आपका कोई नंबर 0X या 0 कैपिटल X से स्टार्ट हो रहा है तो वो नंबर क्या हो जाएगा? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जैसे कुछ वैलिड एग्जांपल लिखवा रहे हैं। जैसे ये वैलिड कुछ एग्जांपल है। मान लो पहला दिया गया है 0X से, ये भी क्या है? वैलिड। फिर कॉमन आया कि 0X 135, ये क्या है? वैलिड। ठीक, 0X 7F ये भी क्या है? वैलिड। अब अच्छा बताना, जैसे ये क्या वैलिड है? अब क्यों? क्योंकि जी इसमें नहीं होता है। कहाँ तक होता है? सिर्फ एफ तक। तो ये क्या हो जाएंगे? इनवैलिड। ठीक, ये आपका वैलिड है हेक्साडेसिमल? क्यों? OX पहले नहीं लगा। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा? इनवैलिड। इसके सामने चाहे लिख लेना कि इसमें क्या है? G है, इसमें क्या है? OX नहीं लगा है। अगला लिखना अनसाइंड इंटीजर कांस्टेंट। चेक कर दे इसको। अनसाइंड इंटीजर कांस्टेंट। अनसाइंड मतलब जिसमें साइन ना लगा हो। साइन मतलब नेगेटिव सिंबल हम उसमें यूज नहीं कर सकते।
अनसाइंड इंटीजर कांस्टेंट। इसमें क्या होगा कि साइन हम क्या यूज करेंगे, यूज ओनली पॉजिटिव नंबर्स। यूज ओनली पॉजिटिव नंबर्स। इसके लिए मैंने सिंबल लिखवाया था कि आपको क्या लिखना होता है, लास्ट में प्रीफिक्स नहीं, पोस्ट फिक्स। पोस्ट में एक प्रीफिक्स होता है, ठीक, जो पहले लगाया जाता है। जैसे हमने क्या एक सफिक्स होता है, प्रीफिक्स। अगर प्रीफिक्स जैसे अभी हमने किया था ऑक्टल में, ओएक्स पहले लिखते थे हेक्साडेसिमल में, सॉरी, ये क्या होता था आपका प्रीफिक्स, पहले लगाया जाता था। अब इसमें क्या लगाएंगे, सफिक्स। सफिक्स मतलब बाद में, पहले नंबर लिखेंगे उसके बाद में, और सफिक्स क्या लगाएंगे, या तो स्मॉल यू या कैपिटल यू, ठीक। देख लेना, यूज सफिक्स, इसको लिख भी लेना, यूज सफिक्स, सफिक्स स्मॉल यू और कैपिटल यू। अब जैसे इसका एग्जांपल लिखना, कुछ वैलिड है। जैसे पहला आपका लिखाया जा रहा है 0 u, ये क्या हो जाएगा, एक वैलिड है क्योंकि 0 ना निगेटिव है, ठीक, ये पॉजिटिव नहीं है लेकिन निगेटिव भी नहीं, इसमें कोई साइन लगाने की जरूरत है नहीं, ये भी अनसाइन में आ जाएगा। फिर आपका 1 u, ठीक, उसके बाद में आपका 3, 5, 6 u। इसके बाद में मान लो कोई ऑक्टल नंबर है, उसमें भी अनसाइंड है। ऑक्टल का लिखा है तो क्या लगेगा, सबसे पहले 0 और 0 के बाद में 3, 5, 4, 5, ठीक। अगर ये पहले 0 लगा मतलब क्या डिनोट कर रहा है, ऑक्टल नंबर, और इसके बाद क्या लगा है, ठीक। इसके बाद में मान लो कोई हेक्साडेसिमल नंबर है, 0, x और 3, 4, 5। सर आप बताया OX है तो 0x है, ठीक, OX नहीं है, 0 है, OX नहीं है, 0 ही है, O ना होके 0 है, ध्यान रखना। सर हेक्साडेसिमल में OX है। OX नहीं, 0x, पर जो वो है था। 0 ही है, हम गलती से बता दी थी, वो नहीं है, 0 है। कर लिया। अब जैसे इसमें इनवैलिड, इनवैलिड क्या हो जाएगा अगर हमने इस तरीके लिख लिया, -345 u, तो ये क्या हो जाएगा, इनवैलिड, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकते। इसके बाद में डालना था लॉन्ग इंटीजर कांस्टेंट, ये अनसाइंड इंटीजर हो गया, लॉन्ग इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर कांस्टेंट। लॉन्ग इंटीजर कांस्टेंट, इसमें क्या होता है कि आपकी वही इंटीजर वैल्यू होगी लेकिन उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे हमने बताया था जो इंटीजर होता था वो कितने, लगभग 5 बिट का नंबर होता था, लिखवाया था, उसकी रेंज भी 32 करके कुछ थी ना। उस रेंज से अगर नंबर बाहर है तो वो किस में आ जाएगा, लॉन्ग इंटीजर रेंज में। इसमें बस ये लिख लेना कि यूज, लिख लेना फॉर लॉन्ग इंटीजर कांस्टेंट, इंटीजर कांस्टेंट we use L suffix, small l और capital L suffix, स्मॉल l या कैपिटल L सफिक्स के रूप में यूज करते हैं। एग्जांपल में जैसे लिख लेना, अगला लिख लेना शॉर्ट इंटीजर कांस्टेंट,
लॉन्ग की जगह पे क्या लिख देना, सॉर्ट इंटीजर कांस्टेंट। यहाँ पर लिख लेना फॉर सॉर्ट इंटीजर, हम इस एल कैपिटल एल दिखा के क्या दिखाएंगे, स्मॉल एस या कैपिटल एस। लिख लेना फॉर सॉर्ट इंटीजर कांस्टेंट वी यूज सफिक्स, कौन सा सफिक्स, स्मॉल एस और कैपिटल एस। एग्जांपल में इसमें हम छोटे इंटीजर को दिखाएंगे, ज्यादा बड़ी रेंज का इंटीजर नहीं लेंगे, जैसे 2-3 डिजिट का ही है सिर्फ। जैसे हमने लिख दिया क्या 3 4 5, ये एस है। या फिर माइनस में भी वैल्यू को रखेंगे, जैसे -2 4 6 10। माइनस किस में नहीं हो सकता, सिर्फ अनसाइंड में, बाकी सब में हो सकता है। देख लिया। इसके बाद में हेडिंग डालना रूल्स टू कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कांस्टेंट। कुछ रूल होते हैं इंटीजर कांस्टेंट बनाने के। रूल्स टू कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कांस्टेंट, सारे रूल्स आपको पता है लेकिन मेरे पास लिखवा देते हैं। रूल्स टू कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कांस्टेंट। अब जैसे इंटीजर पता चल रहा है, ठीक, तो इंटीजर में क्या होगा, कोई हम डेसिमल सॉरी फ्रैक्शन पॉइंट यूज ही नहीं कर सकते ना, मतलब आपको डेसिमल जो पॉइंट होता है उसको यूज कर सकते हैं नहीं, तो इसमें लिख लेना एन इंटीजर कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। अगर आपने कोई पहले, सबसे पहले देखो पहली वैल्यू क्या हो जाएगी कि it must have an integer constant must have 1 डिजिट। इसमें कम से कम कोई एक डिजिट तो होनी ही चाहिए। अगर आपने कोई डिजिट नहीं लिखी तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। जैसे मान लो हमने लिखा 1 या 0 या 3 या 4 या -3, लेकिन कम से कम एक डिजिट तो हो। आधी बात समझ में कि नहीं। दूसरा लिख लेना it must not have a decimal point। an integer कितने बोला था वो? अरे वो चाहे इंटीजर लिख लो, एन इंटीजर कांस्टेंट हैव 1 डिजिट, मस्ट हैव 1 डिजिट, चाहे लिख लो चाहे इट करके लिख लो। इट नेक्स्ट बोलिए। अगला लिखो It must have it must not have it must not have a decimal point। डेसिमल पॉइंट, इसमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर पॉइंट हो गया तो कैसी हो जाएगी, फ्लोटिंग वैल्यू हो जाएगी, ठीक। अगला लिख लेना इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इट कैन बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के इंटीजर हो सकते हैं, ठीक। अगला लिखना 4th नंबर, इफ अगर शुरुआत में कोई साइन नहीं दिया गया है उससे पहले, जैसे नेगेटिव नहीं लगाया गया, तो जनरली वो क्या माना जाएगा, पॉजिटिव ही। देखो जैसे ये नंबर लिखा है 3 4 5, अब इसके पहले अगर कोई साइन नहीं लगाया गया तो ये जनरली क्या माना जाता है, पॉजिटिव ही, ठीक। अगर नेगेटिव लगा दिया गया तब ये नेगेटिव माना जाएगा, लेकिन अगर नहीं लगाया गया तो पॉजिटिव। तो वही लिख लेना इफ नो साइन प्रीसीड्स, if no sign precede, then it assume positive।
पॉजिटिव। अगर कोई साइन नहीं लगाया गया तो हम क्या मानेगा, पॉजिटिव। लास्ट लिख देना, कॉमा और ब्लैंक स्पेस और नॉट अलाउड लिख देना। लास्ट लिख देना, कॉमा एंड ब्लैंक स्पेस नॉट अलाउड। कॉमा और ब्लैंक स्पेस का यूज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। इमेज करें। अगला एक ना फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। अभी ये आपके इंटीजर हो गए सारे। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट it has it contains a integer point, integer comma decimal point comma fraction value। इसमें क्या होगा, जैसे ये नंबर लिखा है 345.685, ठीक। अब इसमें क्या है कि 345 तो आपका इंटीजर पार्ट भी है, दिख रहा है। इसके बाद में एक डेसिमल पॉइंट भी लगा है और ये क्या है आपका फ्रैक्शन वैल्यू भी है। लेना एंड, यहाँ पे एक और देख लेना, एंड एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट भी हो जाती है। इसके नीचे लिख लेना बी डिनोट एक्सपोनेंट, बी डिनोट एक्सपोनेंट वैल्यू बाय सिंबल स्मॉल ई और कैपिटल ई। ठीक, इसके कुछ एग्जांपल लिखना है इसका। एग्जांपल में लिखो, जैसे कुछ आपके वैलिड लिखा जा रहे हैं। पहले वैलिड आपका जैसे लिखा है 3.414141। कुछ भी लिखो, जरूरी थोड़ी ना सारे क्या है। अगर देखो ये इंटीजर पार्ट है, पॉइंट है और फ्रैक्शन है, लोड हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। अगला लिखो जैसे एग्जांपल में 345 e एक्सपोनेंशियल 3। इसमें क्या है, पॉइंट नहीं लगा लेकिन क्या लगा है एक्सपोनेंशियल, तो ये भी क्या है वैलिड है।
लेना जैसे 5 10 ई, यहाँ पे ई एक्सपोनेंशियल तो लगाया गया, लेकिन इसके बाद में कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपका इनवैलिड, इनवैलिड। इसी तरीके से जैसा लिख दिया गया 210, अब फ्लोटिंग के लिए एफ लिख दिया गया, तो ये क्या है इनवैलिड। यहाँ पे पॉइंट लगाया गया, पॉइंट के बाद E55, अब पॉइंट के पहले कोई वैल्यू ही नहीं लिखी गई, तो ये भी क्या है इनवैलिड। अगर कोई वैल्यू नहीं तो आप 0 पॉइंट करके लगाओगे, ठीक। जैसे आपका सिर्फ लिखा है 1, ये भी क्या हो जाएगा इनवैलिड, क्योंकि इसमें क्या है पॉइंट ही नहीं लगा है, ना पॉइंट है ना एक्सपोनेंशियल, तो ये क्या हो जाएगा इनवैलिड फ्लोटिंग नंबर। अगला जैसे लिख लेना कॉमा लगा के 2,0,0,5, ये पॉइंट की जगह पे क्या लगा दिए कॉमा, तो कॉमा क्या सही होगा गलत। अच्छा एक चीज और लिख लेना, जैसे कॉमा लगा के ई और लिख दिया यहाँ पे 10.5, यहाँ पे लिखा है 10 ई 10.5। अब देख लेना 10 तो क्या हो गया आपका इंटीजर हो गया, ई एक्सपोनेंशियल को दिखा रहा है, अब ई एक्सपोनेंशियल मतलब पावर को दिखा रहा है ना। अब पावर आपकी कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकती है, ये ध्यान रखो, जो पावर है ये पॉइंट में नहीं हो सकती, इसलिए क्या है गलत। अगर आप किसी की पावर कर रहे हो, जैसे 2 की पावर क्या करता है 3 या 4, कभी इस तरीके से किया है 2.3 नहीं ना, तो ये क्या हो जाएगा इनवैलिड। अगला हेडिंग डालना कैरेक्टर कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट कैरेक्टर कांस्टेंट बंद कर दो, उधर से बंद कर दीजिए, प्लग से बंद कर दीजिए। ठीक। देखो इसके अंदर कैरेक्टर लिखूं, जैसे कैरेक्टर कांस्टेंट क्या हो जाएगा कि कोई भी आपका कोई एक सिंपल कैरेक्टर जैसे ए बी सी डी ये सारे क्या हो जाएंगे आपके कैरेक्टर कांस्टेंट में। जैसे इसके अंदर लिख लो कुछ रूल्स, जैसे कैरेक्टर कांस्टेंट कैन होल्ड सिंगल कैरेक्टर एट अ टाइम। पहला रूल लिखना है इसके अंदर, कैरेक्टर कांस्टेंट कैन होल्ड a single character at a time। कैरेक्टर कांस्टेंट आपका एक सिंगल कैरेक्टर को ही होल्ड करेगा, अगर उसमें कई सारे कैरेक्टर हो गए तो उसको क्या कहेंगे हम स्ट्रिंग, लेकिन वो कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं हो जाएगा। अगला लिखना कंटेन सिंगल कैरेक्टर क्लोज्ड विद अ पेयर ऑफ सिंगल क्वोट मार्क्स। इसमें जो कैरेक्टर होगा वो किसमें कनेक्ट होगा, इसमें कंटेन्स सिंगल कैरेक्टर include with single quote। सिंगल कोड जैसे इस तरीके से, ठीक, ये सिंगल कोड में कर ठीक। एक लास्ट पॉइंट लिख देना कि
जो आपका इस कैरेक्टर होता है, ये स्ट्रिंग को स्टोर करने की सबसे छोटी यूनिट होती है। इसमें हम सिर्फ एक शब्द ही स्टोर करते हैं, एक वर्ड, एक अक्षर ही स्टोर कर सकते हैं। देख लेना, कैरेक्टर कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट इज स्मॉलेस्ट यूनिट, स्मॉलेस्ट स्टोरेज, स्मॉलेस्ट ही होगा। स्मॉलेस्ट कैरेक्टर डेटा टाइप इन सी, स्मॉलेस्ट कैरेक्टर डेटा टाइप इन सी। डेटा टाइप इन डेटा टाइप जो कैरेक्टर को स्टोर करने के जो डेटा टाइप है वो सबसे छोटा जो होता है वो सी, इसमें कौन सा है, कैरेक्टर ही। ठीक, इससे बड़ा क्या हो जाएगा आपका स्ट्रिंग। जैसे इसके एग्जांपल लिख लूं, इधर कर देंगे। नीचे तो कट कर दो। इसके एग्जांपल लिख लूं, सिंगल, अच्छा ये सिंगल कोड में ही होगा। ठीक, आप लोग ध्यान रखना कि इसमें पाइथन में देखो चाहे सिंगल कोड में लिख दो और चाहे डबल कोड में, दोनों सेम होते थे। इसमें सिंगल कोड में अलग रहेगा और डबल कोड का अलग। अगर तो आपने सिंगल कोड में लिखा है तो वो एक कैरेक्टर को डिनोट करेगा सिर्फ, अगर डबल कोड में लिखा है तो स्ट्रिंग को। ठीक, जैसे इसमें लिख लेना सर सिंगल कोड है, ये सिंगल कोड में आपका ए। ठीक, कॉमा लगा के, और जैसे आपका सिंगल कोड में लिखा है 1, ये एक ही कैरेक्टर इसमें हो सकता है। कोई सिंबल है लेकिन होगा एक के अंदर एक ही, आप दो चीज नहीं कर सकते हो। ठीक, देख सकते हो। ये ध्यान रखना कि अगर सिंगल कोड लगा है तो उसके अंदर आपको एक ही कैरेक्टर रखना है, दो नहीं रख सकते आप। ठीक, अब लिखना अगला स्ट्रिंग कांस्टेंट, स्ट्रिंग या लिख लो। स्ट्रिंग कांस्टेंट। हाँ, स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कंटेंट्स को हम लिटरल क्यों बोलते हैं, लिटरल। ठीक, देखिए ना इसमें दे आर इंक्लूड विद, ये किसमें कवर होंगे, डबल कोड, दे आर इंक्लूड विद डबल कोड। डबल कोड लिख लेना, इट इज a group of characters। इसमें क्या होते हैं, कई सारे कैरेक्टर्स यूज करके हम बनाते हैं। इसमें आप चाहे कोई स्पेस सिंबल यूज करो, ठीक, चाहे कोई स्पेशल सिंबल यूज करो, चाहे ब्लैंक स्पेस यूज करो, ये सारे आपके इसमें आ जाएंगे। जैसे एग्जांपल लिख लेना, हेलो। ठीक, ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, स्ट्रिंग का, हेलो। और जैसे दूसरा लिखा है, कौन है, हेलो प्लस इंटीजर, ये भी किसका है,
आ रही बात समझ में? अगर आपको सिंगल कैरेक्टर की भी स्ट्रिंग लिखनी है तो आप इसी तरीके से लिखोगे। अगर स्ट्रिंग लिखना है, अगर कैरेक्टर में स्ट्रिंग लिखना है तो इस तरीके से डबल कोड में ही लिखोगे, ठीक, तभी इसको स्ट्रिंग बनेगा। अगर आपको स्ट्रिंग यूज करनी है कहीं पे, अब इसमें ये लिख लेना नोट करके, एक नोट पॉइंट लिख लेना, जो पाइथन से अलग है, इसमें लिखना नोट करके। पहला लिखना है इसमें जो आपका सिंगल कोड में ए है एंड डबल कोड में ए, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, ठीक है ना, स्ट्रिंग इक्वल आर नॉट इक्वल। ये दोनों सेम नहीं है आपके। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो आपका ये होता है सिंगल कोड, ये जब मेमोरी आपको कंप्यूटर में स्टोर होगा तो ये सिंगल 1 बिट मेमोरी लेगा, 1 बाइट सॉरी, 1 बाइट की मेमोरी लेगा। और जब ये स्ट्रिंग में स्टोर होगा तो ये आपके 2 बाइट की मेमोरी स्पेस लेगा, ठीक, देख लेना इसके सामने। इट टेक्स 1 बाइट मेमोरी, और इसके सामने लिख लेना ये कितना लेगा, इट टेक्स 2 बाइट। हो गया। अगला लिख लेना लास्ट में अपना एक सिंबॉलिक कांस्टेंट, ये देख कर दे। लास्ट लिख लेना सिंबॉलिक कांस्टेंट। सिंबॉलिक कांस्टेंट इसके अंदर कुछ एग्जांपल लिख लेना, ऐसे कांस्टेंट जो हमको कई बार यूज करने पड़ते हैं, ठीक, जैसे हम कई जगह अगर कुछ कांस्टेंट को यूज करते हैं तो उनको हम पहले से ही फिक्स कर देते हैं कि उस सिंबल को जब हम यूज करेंगे, जैसे कोई लाइब्रेरी को अगर हमको कॉल करना होगा, ठीक, तो ऐसे सिंबल हम मतलब ऐसे कांस्टेंट हम किसी सिंबल के साथ में यूज करते हैं, ठीक। इसके एग्जांपल लिख लेना बस, जैसे हैज सिंबल के साथ में आपकी लाइब्रेरी कॉल होती है, ठीक, जैसे लिख लेना हैज डिफाइन ब्लू वन। जब ये हैज सिंबल के साथ में यूज किया जाए तो ये क्या है, पहले से ये कांस्टेंट फिक्स किए गए हैं। अब इनको जैसे हमको कई बार यूज करना है तो हम क्या करेंगे, एक सिंबल से इसको बना देंगे। अरे बस अब ये हम जैसे इसके अंदर पूरी लाइब्रेरी बनी होगी, अब जब भी हमको इसको कॉल करना होगा तो हम हैज डिफाइन करके इस मॉड्यूल को पूरे कॉल कर लेंगे और इसके अंदर जो भी जितने भी फंक्शन है वो सारे यूज कर सकते हैं। सर ट्रू के बाद क्या ट्रू वन, सर कॉल आ रही है। अब इसके बाद में आपका आ जाएगा कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप, वही, ठीक, इसमें इफ एल्स और वही लूप। हेडिंग डाल देना इसको, कराएंगे क्या हेडिंग डालना है? कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप। कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप। अब कंडीशनल स्टेटमेंट में वही कि जो आप कंडीशन दोगे, जैसे अब वही आपका जैसे मान लो ये कंडीशनल बॉक्स हो जाएगा, जैसे आप लोगों ने फ्लो चार्ट में पढ़ा होगा, ठीक। अब ये कोई इनपुट लेगा, इनपुट के अंदर फिर जाके वही चेक करेगा कि इफ, जैसे मान लो इसने वैल्यू ली कि ए नाम का वेरिएबल है, ए की वैल्यू क्या है 5 है। अब ये चेक कर रहा है कि इफ ए ग्रेटर देन कितना 10, अगर ए की वैल्यू क्या हो 10 से बड़ी हो। अब ये दो चीजें होंगी
या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अगर ट्रू है तो नीचे चला जाएगा डायरेक्ट। फॉल्स है उधर। अगर ट्रू है कि अगर ये मान लो कंडीशन सही हो रही थी, हाँ ए जो है 10 से बड़ा है, तो हम क्या करा दें कि प्रिंट करा दें ए को, एक और यहाँ पे मैसेज करा दें कि प्रिंट करा दें क्या कि ए इज ग्रेटर देन 10, ए 10 से बड़ा है, ये मैसेज प्रिंट करा दें। अगर ये फॉल्स है या तो ट्रू कंडीशन हो रही है, या फिर अलग जा रहा है, अलग क्या हो रहा है फॉल्स जाने पे हो रहा है, तो क्या मैसेज प्रिंट करा दें कि नहीं ये आपका ट्रू नहीं है, क्या है फॉल्स है। यहाँ बता देंगे कि ए प्रिंट करा दें, हम प्रिंट में एक मैसेज करा देंगे कि ए इज नॉट ग्रेटर देन 10। ये मैसेज प्रिंट करा सकते हैं ना। अगर वो कंडीशन सही है तो कुछ काम कराएंगे, अगर कंडीशन नहीं सही है तो कुछ काम कराएंगे। इसी को कहते हैं कंडीशनल, मतलब हमने कंडीशन देंगे। कंडीशन जैसे यहाँ पे कंडीशन हमने क्या दी है कि ए को क्या 10 से बड़ा है, ये कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सही होगी तभी हमारा आगे का ब्लॉक काम करेगा, अगर नहीं होगी तो दूसरा कुछ काम कराएंगे। आगे बात समझ, लेकिन हम काम किसके बेसिस पे कराएंगे, किसी एक शर्त के हिसाब से। ये कंडीशन है।